नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज ये चौथा वीडियो है जिसका नाम है राम वन गमन पथ और महाभारत काल। ये एक्चुअली हमारा तीसरा वीडियो का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को चालू करने से पहले आप बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब बटन के दबाने के बाद बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है राम वन गमन पथ का मानचित्र, जो नक्शा है वो है जहां राम ने 14 वर्ष के वनवास के समय अपना समय व्यतीत किया था। राम वन गमन पथ में ऐसे कुल 51 स्थल है जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार विकसित करने की तैयारी में है। सबसे पहले चरण में कुल 8 स्थलों को विकसित किया जाएगा। फिर उसके बाद जो 16 जिले के बचे 43 स्थल है उन्हें विकसित किया जाएगा। शोध के अनुसार इन स्थलों को राज्य सरकार ने अपनी सूची में शामिल तो कर लिया है, लेकिन इनके विकास में समय लग रहा है। छत्तीसगढ़ का भगवान श्री राम से काफ़ी करीब का नाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि माता कौशल्या की जन्म स्थली छत्तीसगढ़ ही थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं प्रभु श्री राम का जो ननिहाल है वो है छत्तीसगढ़। पहले चरण में ये 8 स्थल विकसित होंगे। पहला है सीतामढ़ी हरचौका, जो कि कोरिया जिला में स्थित है। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव यही माना जाता है। नदी के किनारे स्थित यह स्थल, जहां गुफाओं में 17 कक्ष है, इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो अगला स्थल है वो है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ 3 कक्षों वाली सीता बेंगरा गुफा है। देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला इसे ही कहा जाता है। वनवास काल में श्री राम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ सीता का कमरा था। कालिदास ने यहीं मेघदूत की रचना की थी। फिर जो अगला स्थल है जिसका हमें चित्र दिख रहा है वो है चंद्रखुरी। चंद्रखुरी रायपुर जिले के 126 तालाब वाले इस गांव में जलसेन तालाब के बीच में भगवान श्री राम की माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या माता का दुनिया में यह एकमात्र मंदिर है। चंद्रखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए यह श्री राम का ननिहाल कहलाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि माता कौशल्या का यही जन्मस्थली है, इसलिए प्रभु श्री राम का ननिहाल भी इसे ही कहा जाता है। लेकिन हमें गौर करने वाली बात तो ये है कि माता कौशल्या का दुनिया में एकमात्र मंदिर इसी चंद्रखुरी में है। फिर जो अगला स्थल है वो है राजिम। राजिम गरियाबंद जिले का इसे प्रयाग कहा जाता है, जहाँ सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर आकर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी। यहाँ कुलेश्वर महाराज का मंदिर है। यहाँ मेला भी लगता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर है और जहाँ पर भगवान श्री राम ने आकर अपने कुल देवता महादेव की पूजा अर्चना की थी। इसे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम भी है और यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है, जिसे राजिम मेला या पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। जहाँ इस प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, सोंढूर, पैरी और महानदी। फिर जो अगला स्थल है जिसका हमें चित्र दिख रहा है वो है तुरतुरिया। तुरतुरिया स्थल
बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ वाल्मीकि आश्रम है। उससे पहले देख लेते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण स्थल जांजगीर चांपा जिले के इस स्थान पर रुककर भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। यहाँ 3 नदियों का संगम मिलता है, चोंक, महानदी और शिवनाथ नदी। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत कम बुक्स में पाया जाता है कि इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग कहते हैं करके। जैसे कि शबरी ने भगवान श्री राम को यहाँ अपने झूठे बेर खिलाए थे, इसलिए इस स्थान का नाम शबरी नारायण पड़ गया, जहाँ नर नारायण मंदिर भी स्थित है। इस शबरी नारायण इस स्थान का अपभ्रंश होकर नाम शिवरी नारायण पड़ा। जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ नर नारायण मंदिर और शबरी का मंदिर भी है। मंदिर के आसपास एक वट वृक्ष है जिसके दाने के आकार में पत्ते हैं। फिर जो अगला स्थल है वो है तुयतुरिया। तुयतुरिया स्थल बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वाल्मीकि का आश्रम तुयतुरिया में ही लव कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है, इसलिए तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिससे इसका नाम तुयतुरिया पड़ा। जैसे कि हमें फ़ोटो में दिख रहा है कि यहाँ बलभद्री नामक नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ तुरतुर की ध्वनि क्रिएट हो रही है, जिसके कारण इस स्थल का नाम तुयतुरिया पड़ा। तो ये एकदम रोचक तथ्य है रामायण के बारे में कि ये तुयतुरिया नाम इसका क्यों पड़ा। तुयतुरिया नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ तुयतुर की ध्वनि निकलती है। कहाँ से? जो बलभद्री नाले का पानी है चट्टानों के बीच से निकलता है, जिसके कारण यहाँ तुयतुर की ध्वनि निकलती है। तो चलिए अब दूसरा स्थल देखते हैं। दूसरा स्थल है सिहावा। सिहावा स्थल के बारे में जानें तो सिहावा स्थल धमतरी जिले के सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर मुचकुंद आश्रम, अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, कंकर ऋषि आश्रम, शरभंग ऋषि आश्रम एवं गौतम ऋषि आश्रम आदि ऋषियों का आश्रम है। राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। फिर आता है जगदलपुर जिला। जगदलपुर शहर आता है, बस्तर जिले का यही मुख्यालय माना जाता है जगदलपुर। इसे चौराहों और चारों ओर वन से घिरा हुआ यह स्थल है। यहाँ यह कहा जाता है कि वनवास काल में राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजा ने अपने अंतिम राजधानी बनाई थी। फिर जो दूसरा चरण है जिसे राज्य सरकार विकसित करने वाली है, वो है ये कोरिया का सीतामढ़ी घाघरा कोटाडोल, सीतामढ़ी छतौड़ा जहाँ सिद्ध बाबा का आश्रम है, देवसिल, रामगढ़, सोनहट, अमृतधारा, सरगुजा में और कुछ स्थल है देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मंगरेलगढ़, पंपापुर। जशपुर जिले में किलकिला, सारासोर, रक्सगंडा स्थल है। जांजगीर चांपा में चंद्रपुर, खरौद और जांजगीर। बिलासपुर का मल्हार जो स्थल है उसे विकसित करने की तैयारी चल रही है। बलौदाबाजार में धमनी, पलारी और नारायणपुर, कसडोल इस स्थलों को विकसित किया जाएगा। महासमुंद का सिरपुर, रायपुर का आरंग और चंपारण्य, गरियाबंद का फिंगेश्वर,
धमतरी का मधुबन, अतरमरा सीता नदी, कांकेर का कंक ऋषि आश्रम, कोंडागांव का गढ़धनोरा जटायु शिला, नारायणपुर जिले का नारायणपुर रक्षा डोंगरी छोटे डोंगर, दंतेवाड़ा जिले का बारसूर दंतेवाड़ा और गीदम नामक स्थल को विकसित किया जाएगा। बस्तर का चित्रकूट, नारायणपाल और तीरथगढ़, सुकमा का रामाराम, इंजरम और कोंटा जो क्षेत्र है इन्हें विकसित किया जाएगा। अभी हमने देखा रामायणकालीन उस स्थलों के बारे में जिसे पर्यटन जब हम पढ़ेंगे उसकी दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इससे हमारा पर्यटन वाला पार्ट भी कवर होता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप पेन पेपर लेके इसका नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम्स में काम भी आ जाए। तो जो अब हमारा इसी वीडियो में अगला जो टॉपिक है वो है महाभारत काल। इसमें देखेंगे हम कि महाभारत काल से छत्तीसगढ़ का संबंध क्या था, वो देखेंगे। महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल और बस्तर का आरण्य क्षेत्र को कांतार के नाम से जाना जाता था। अब देखें, महाभारत महाकाव्य के अनुसार छत्तीसगढ़ प्राग कौशल का भाग था। अर्जुन की पत्नी चित्रकुंधा सिरपुर की राजकुमारी थी और अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसका प्राचीन नाम चित्रगंधापुर था। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मोहध्वज और ताम्रध्वज ने भाग लिए थे। मोहध्वज के बारे में हम जानें तो मोहध्वज का जो शासन था वो आरंग नामक क्षेत्र में था और ताम्रध्वज की राजधानी जो थी वो रतनपुर, जिसका प्राचीन नाम मणिपुर था, वहाँ था ताम्रध्वज की राजधानी। और उसके बाद अगला देखें तो इसी काल में ऋषभ तीर्थ, गुंजी, जांजगीर चांपा आए थे। गुंजी नामक क्षेत्र में ऋषभ तीर्थ इसी काल में आए थे। फिर देखें खल्लारी को खल्लवाटिका भी कहा जाता है। यहाँ लाक्षागृह, भीम खोज या बोले भीम के पद चिन्ह पाए गए हैं। तो आज हमने देखा रामायणकालीन उन स्थलों के बारे में जो कि अति प्राचीन हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमने जाना महाभारत काल के बारे में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जो हमारा अगला वीडियो है वो है महाजनपद काल, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।